ये वो लोग हैं जो या मेरे एंड यूजर्स हैं, या मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या मेरे कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो बाहर से एक्सेस कर रहे हैं या इंटरनल एक्सेस कर रहे हैं, ये दोनों मेरे लिए इक्वल है। तो अब जो हमारे पास लैंडस्केप ग्रो कर रहा है उसमें ऑब्वियसली जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं चीजें बढ़ रही हैं। आज से शायद 4 साल पहले, 5 साल पहले किसी ने रैनसमवेयर का नाम नहीं सुना था, लेकिन आज रैनसमवेयर हमें हिट कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह हिट कर रहे हैं, ठीक है। पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस इनक्रिप्ट हो रही हैं, उनके फाइल सर्वर्स इनक्रिप्ट हो रहे हैं, उनके सर्वर्स इनक्रिप्ट हो रहे हैं, उनका डेटा इनक्रिप्ट हो रहा है। जो एक अटैक होता है, लोगों के लैपटॉप्स हिट हो जाते हैं, सर्वर्स, पूरा डेटा सेंटर आपका हिट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। और अल्लाह ताला इस हर एक को महफूज रखे। ये बड़ी टफ सिचुएशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। हमारे पास जितनी डिवाइसेस ऐड हो रही हैं, जितनी एप्लीकेशन ऐड हो रही हैं, जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली उससे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। और इस सब को बचाने के लिए ऑब्वियसली पैसा भी उतना ही चाहिए जिस पे आज अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनाइजेशंस रेडी नहीं है। पाकिस्तान की मार्केट की बड़ी अलग डायमेंशन चलती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से रेडी नहीं है। और यस, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पैसा लगा भी दें तो आपके पास वो लोग नहीं है जो इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज ये एक ऐसा डोमेन है जिसमें जो शख्स 4 लफ्ज सीख जाता है तो या तो मिडिल ईस्ट चला जाता है या ऑस्ट्रेलिया कनाडा चला जाता है, ठीक है। सो ये एक ऐसा डोमेन है जिसमें कि खासतौर पर अगर कोई अपना करियर फोर्सी कर रहा है तो स्टिल बहुत बहुत गैप मौजूद है। अच्छे लोग हैं चंद एक जो कि मतलब बैंकिंग सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में बैठे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट में भी बहुत बहुत गैप है। कुछ लोग ऐसे नहीं हमें जो आगे की चीजों पे काम करें। अच्छा जी, हम अब कुछ टेंजिबल डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं। जो 4 मेजर एरियाज हैं, अगर हम बात करें तो इसमें व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल, एनी पर्सनस डेटा विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, जो आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं, ठीक है, दैट इट इज नोन एज योर आइडेंटिटी। देन थ्रेट प्रोटेक्शन, जो आपके पास अटैक्स हो रहे हैं एक्सटर्नली इंटरनली दोनों, राइट। और ओवरऑल सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड यस, इन सबका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी मैनेजमेंट से। या ये 4 वो पिलर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, हम चारों को क्विकली डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे। यहाँ तक जो मैंने बात की, किसी के जहन में कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हम कुछ बहुत रैंडम डिस्कशन तो नहीं कर रहे? नहीं सर, खासी रेलेवेंट है, कोई ऐसी खास अभी तक कोई ऐसी टेक्निकल बुक्स नहीं। ठीक है, ओके। सो हमारे पास अगर हम सिर्फ ऑफिस 365 की बात करें तो जितनी ऑर्गेनाइजेशन इस ऑफिस 365 पर मौजूद है, 670 बिलियन ईमेल्स डेली वो स्कैन करते हैं, ठीक है। 670 बिलियन ईमेल्स, राइट। हमारे पास नॉट डेली, सॉरी मैं करेक्ट कर दूं, आज तक 670 बिलियन ईमेल्स वो स्कैन कर चुके हैं, राइट। आप तकरीबन जो इसका ग्रोथ रेट है ऑफिस 365 पे, जो आपका डेटा ग्रो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ऑफिस 365 पर वन ड्राइव है, ईमेल है, शेयर पॉइंट है, बहुत सारी एप्लीकेशन है। इट इज अराउंड 78 GB पर सेकेंड, 78 GB पर सेकेंड। यानी कल रात जब मैं और आप सोए थे और आज जब सोते हैं तो नंबर ऑफ सेकंड्स मल्टीप्लाई बाय 78 GB करने तो कितना टेराबाइट और पेटाबाइट होता है, उतना डेटा ओवरनाइट इंक्रीज कर गया है। इतने बड़े पोर्टफोलियो, इतना बड़ा डेटा बैंक साइज, इतना ह्यूज डेटा साइज के साथ मैनेज करना, ऑब्वियसली तो वो जो चीजें यूज कर रहे हैं हम थोड़ा सा उनको डिस्कस करेंगे। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका अकाउंट, आपका आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं 2021 अगस्त में, तो अब हम बात कर रहे हैं नो पासवर्ड टेक्नोलॉजी की। आज से पहले 15 साल पहले चले आए तो जी अकाउंट के साथ पासवर्ड होता था। फिर पिछले 10 सालों में ये हुआ कि पासवर्ड को कॉम्प्लेक्स बनाए, स्मॉल कैरेक्टर होगा, लार्ज कैरेक्टर होगा, स्पेशल कैरेक्टर होगा, न्यूमेरिक होगा, ठीक है। पिछले 5-6 साल में हमने ये किया, 10 सालों में हमने ये किया। पिछले 3-4 साल से हमने एक और चीज इंप्लीमेंट कर दी जिसे हम कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसने नाम दिया पासवर्ड जी, वाया ईमेल और कोड। बिल्कुल सही फरमाया आप लोगों ने। जो आपके पास बैंकिंग
में भी होता है, अगर आप कोई नया अकाउंट ऐड करते हैं तो ओटीपी कोड होता है, या आपके मोबाइल पर अगर आप फेसबुक यूजर हैं, व्हाट्सएप यूजर हैं, तो वो आपका अकाउंट कॉन्फ़िगर उस वक्त तक नहीं करता जब तक आप वो कोड ना डालें, तो उसने एसएमएस के थ्रू आपके मोबाइल पे भेजा, जब आप वो कोड डालते हैं तो आपको लॉगिन करने देता है आगे, राइट? That's called multi-factor authentication। फैक्टर हो गया ईमेल एड्रेस। अगला फैक्टर होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो इससे, तो और उसका मीडियम भी दूसरा होना चाहिए, ठीक है? मीडियम दूसरा क्या है जी? एक मैसेज आ रहा है एसएमएस से, एक मैसेज आ रहा है ईमेल पे, ये दोनों अलग अलग। अब हम आगे आ गए हैं, अब हम बात करें नो पासवर्ड टेक्नोलॉजी पे जाया जाए। नो पासवर्ड टेक्नोलॉजी क्या है? जिन लोगों के गूगल पे अकाउंट है, जिन लोगों के याहू पे अकाउंट है, उनको याद होगा कि उनके पास जब भी कहीं आप अननोन लोकेशन से, अननोन ब्राउजर से, अननोन डिवाइस से लॉगिन करते हैं तो पॉपअप आता है आपके डिवाइस पर, आपके मोबाइल पर मैसेज आता है उसी वक्त कि जी इस लोकेशन से आपका अकाउंट एक्सेस हुआ है, क्या अलाउ कर दूं? आप सिर्फ यस प्रेस करते हैं और अलाउ कर देता है, राइट? सो अब हम इसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिक्योरिटी गार्ड एक बिठाना है अपने अपने घर के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो उसको हम कहाँ बिठाएंगे? उसे हम क्लास, क्या अगर हम अपनी क्लास को अज्यूम करें थोड़ी देर के लिए, जहाँ पे हमारी क्लास हुआ करती थी, हम उसको अपने क्लास के गेट पे बिठाएं या उसे हम आईबीए के मेन गेट पे बिठाएं? कौन सा मॉडल? क्लास के गेट पर। एनीवन एल्स? सिक्योरिटी लेवल कितना चाहिए ये बताएं ना। हमें मैक्सिमम सिक्योरिटी लेवल चाहिए और एक गार्ड अवेलेबल है खाली आईबीए के गेट पे। नहीं सर, क्लास के बाहर हमें अपनी क्लास सिक्योर करनी है ना। हाँ बिल्कुल सही। ओके, एनीवन एल्स? और कोई? ओके, सो व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड एट योर क्लास गेट, जो भी इंट्रूडर होगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर उसने उसको लेवल को क्रॉस किया, डायरेक्टली आपकी क्लास अप्रोचेबल होगी उसके पास, राइट? लेकिन अगर आप आईबीए के गेट पे बिठाते हैं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अगर कोई इंट्रूड करता है वहां से इंट्रूड करता है और आप कम्युनिकेट हो जाता है कि किसी ने इंट्रूड किया। फॉर एग्जांपल आप कोई मेजर पीछे से ले सकते हैं, ठीक? सेम फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आप अपने सर्वर्स को सिक्योर करें, आप और बहुत सारी चीजें सिक्योर करें, सबसे पहले ये देखें कि आपका फ्रंट डोर सिक्योर है कि नहीं है। फ्रंट डोर इज योर मोबाइल पासवर्ड, फ्रंट डोर इज योर अकाउंट पासवर्ड, फ्रंट डोर इज योर बेसिक लेवल सिक्योरिटी जो कि सबसे क्रिटिकल है, ठीक है? आज आपका पासवर्ड्स 5-6 ईमेल एड्रेसेस एप्लीकेशन का एक ही होता है। आज सोचिएगा फ्री वक्त में कि क्या ये सिक्योर मेथड है? अगर खुदा ना खास्ता आपका एक पासवर्ड किसी को पता चलेगा, आपकी सारी एप्लीकेशंस ब्रीच होंगी, सारी। हमारे यहाँ पर लोग एक ही अपना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाते हैं जस्ट टू create some ease in their life. They are using the same password in each and every application. They are saving their all passwords in their Google Chrome or password history or password wallet, right? So you need to fix it out, क्या ये तरीका सही है, और आपको उसको सोचना होगा, ठीक है? किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज अगर आपके क्रेडेंशियल सिक्योर नहीं है, आप बहुत शदीद किस्म के रेड जोन में, आपको सबसे बेसिक जो सिक्योरिटी है वो क्रेडेंशियल्स की है। ओके, देन वी हैव कंडीशनल एक्सेस। कंडीशनल एक्सेस को अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, आप में से बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है ईआरपी का। ईआरपी में अकॉर्डिंग टू जॉब रोल, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी एक्सेस दिया जाता है, ऑब्जेक्ट्स पर, जॉब रोल्स पर, कोड्स पर, ठीक है? सो दैट्स कॉल्ड कंडीशनल एक्सेस। कंडीशनल एक्सेस का मतलब होता है किसको कहाँ पे क्या किस तरह से एक्सेस देना है, यू नीड टू डिसाइड इट, राइट? तो अब ये कंडीशनल एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर चला गया है, ठीक? जिसमें कि फॉर एग्जांपल आई स्टिल रिमेंबर कि हम एक साइबर अटैक हुआ था, और उसके बाद हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे जब मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड था, हमने उस ऑर्गेनाइजेशन पे नाइजीरिया से आने वाला हर तरह का ट्रैफिक बंद कर दिया, बिकॉज वो साइबर अटैक नाइजीरिया से हो रहा था, राइट? सो नाइजीरिया से आने वाला तमाम कम्युनिकेशन हमने ब्लॉक कर दी। तो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन आप बंद कर सकते हैं। फिर यू ऑब्जर्व कि ये अटैक
विंडोज एक्सपी से हो रहा है। तो व्हाट वी डिड कि हमने विंडोज एक्सपी से आने वाली सारी रिक्वेस्ट बंद कर दी, बाकी सब चलेगा लेकिन विंडोज एक्सपी से अगर कोई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आने की कोशिश करेगा या मेरी किसी वेबसाइट को, किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा, किसी भी किस्म की एप्लीकेशन को मैं ब्लॉक कर दूंगा। ठीक, फिर हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं। ठीक, या फिर खुदा न खासा इस तरह का कोई सिनेरियो होता है तो आप ऑर्गेनाइजेशन में सब लोगों के पासवर्ड्स रीसेट करने का कहते हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि कितने लोगों के पासवर्ड्स जो बैड एक्टर्स हैं उनके हाथों तक पहुंच चुके हैं, राइट। सो ये बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं। प्लस आप तमाम वो डिवाइसेस जो कि रूटेड हैं या जेल ब्रेक डिवाइसेस उनको ब्लॉक कर देते हैं और तमाम अपना जो भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन उसको आपको वेरीफाई करना होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं इट कम्स अंडर कंडीशनल एक्सेस। ये मैं और आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कर सकते, ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर होता है और ऑर्गेनाइजेशन ही इसका डिसीजन लेती हैं कि उनको कितना स्ट्रांगली कंडीशनल एक्सेस मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जिसका फॉर एग्जांपल स्वीडन से कोई भी बिजनेस नहीं है और आपको लगता है जी स्वीडन से मेरे लोगों की ट्रैवलिंग भी नहीं है प्रॉब्ली और हमें जरूरत भी नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज ब्लॉक द ट्रैफिक बिकॉज 5-7 साल पहले तक जो सिक्योरिटी पोर्टफोलियो था वो चलता था, कीप एवरीथिंग ओपन, जस्ट ब्लॉक द वल्नरेबल जोन्स। अब उल्टा हो गया है, अब सिनेरियो ये है कीप एवरीथिंग क्लोज, जस्ट ओपन द ट्रैफिक फॉर ऑथेंटिकेटेड जोन्स, दैट्स इट, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सिक्योर हैं। बट ऑब्वियसली इससे नॉइस भी क्रिएट होती है, यूजर्स को भी इशू आते हैं, तो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो नहीं करती, राइट। ये हमारी कुछ बात हो गई थी आपके क्रेडेंशियल्स इसमें सर, इसमें एक सवाल था जो आप बता रहे थे, नाइजीरिया वाला केस बता रहे थे, इसमें ये लोग वीपीएन वगैरह यूज नहीं किया होगा उन लोगों ने? स्टैटिक लोकेशन का कॉन्सेप्ट तो सर बहुत टाइम पहले ही खत्म हो चुका है। ओके, सो बेसिकली वो वीपीएन के थ्रू ही आते हैं और वीपीएन में भी इनके पास जो कुछ मार्केट ऐसी हैं जैसे साउथ अफ्रीका हो गई, नाइजीरिया हो गई, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो नॉर्मली ये लोग प्रॉक्सी करते हैं, नॉट वीपीएन, प्रॉक्सी करते हैं, यहाँ के किसी एनवायरनमेंट को एक्सेस करते हैं, हैक करते हैं और यहाँ के सर्वर्स के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, बिकॉज वीपीएन पे स्पीड रिड्यूस हो जाती है। और जब आप किसी पे हैकिंग करते हैं या आप किसी पर अटैक करते हैं, स्पीड इज द की। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आप एयरफोर्स में किसी जेट फाइटर पायलट से बात करें तो वो यही बोलेगा कि जी जब आप दो प्लेन्स आपस में स्ट्राइक करते हैं तो मिली सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स में आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, उस पर आप विन या लॉस करते हैं। तो बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही है कि स्पीड इज द की। जब आप साइबर अटैक करते हैं तो अगर आपने मिनट सेकंड जाया कर दिए तो वीपीएन इज नॉट अ गुड अप्रोच फॉर दैट। अब ये क्या करते हैं, किसी ऐसे कंट्री में इंट्रूड करते हैं जहाँ का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बिल्कुल तबाह बर्बाद हुआ हुआ है और वहाँ के एनवायरनमेंट से फिर ये प्रॉक्सी करना शुरू करते हैं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को हिट करते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त जितने इस तरह के एक्शंस हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर मोर टुवर्ड्स फ्रॉम नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस, इस टाइप के कंट्रीज से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है। ओके, देन वी हैव जो इस पर टेक्निकल डिस्कशन है आपने करनी नहीं है, ये बल्कि इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैं कुछ अपने पास यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं स्क्रीन शेयरिंग पे दोबारा आपको लेके आता हूँ। जो मैं अब आप यहाँ पे ऑब्वियसली चीज़ें दिखा रहा हूँ, दैट्स ओनली फॉर योर लर्निंग पर्पस। और मैं आपको यहाँ पे बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि आप की ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरीके से आपको ट्रैक कर रही होती है, किस किस तरीके से आपको चेक कर सकती है, प्रोवाइडेड कि मेरा इंटरनेट इसको ओपन कर दे। So it is just for the learning purpose.
मुझे कंफर्म कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, तो वो जो मैं आपको बेसिकली स्लाइड्स पर दिखा रहा था वो बहुत बहुत मेरे ख्याल में ड्राई हो जाता है, तो बेहतर है कि मैं आपको लाइव एनवायरनमेंट दिखा दूं। तो अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये मेरा मॉनिटरिंग सिस्टम है जिससे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और किसी भी किस्म का अगर मुझे कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नज़र आती है तो हम उसको फिर एक्सेस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे बता रहा है जी रिस्की साइन इन हुए हैं 9 अलर्ट्स हैं, ठीक है। तो रिस्की साइन इन में 9 अलर्ट्स क्या हैं कि कुछ लोगों ने एक्सेस किया है और किसी ऐसी आईपी से की, अगर आपको नज़र आ रहा हो अब ये किसी ने वीपीएन लगाया है, ये कोई ऐसी कोई चीज़ की है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। तो अभी किसी ने वीपीएन लगाया है और सिंगापुर से उसकी आईपी आ रही है, तो मैं पूरा उसको देख सकता हूँ। डिटेल देख लेते हैं, ठीक है जी। सिंगापुर से ये मौसूफ आए हैं, ठीक है। किस एप्लीकेशन पे आए हैं? मेरी ईमेल की एप्लीकेशन, एक्सचेंज ऑनलाइन ईमेल होता है ऑफिस 365, आप लोग सब कर आए, आपको याद होगा। लॉगिन किया है इन्होंने, ठीक है। और ईमेल पे आए, किस डिवाइस से आए देखें, पूरी डिटेल बता रहे हैं। पीसी है, पीसी में ओएस कौन सा है, विंडोज है, विंडोज 10 है, ये भी बता दिया इसने। और विंडोज 10 के ऊपर किस सॉफ्टवेयर को यूज किया है इन्होंने, ये भी आपको बता देगा, ये गूगल क्रोम को यूज किया है। सो इस लेवल की विजिबिलिटी अब हमारे पास है जो बीइंग बैकएंड एडमिनिस्ट्रेटर। और मैं यहाँ से इवन इसकी आईपी भी ट्रैक कर सकता हूँ, इसकी लोकेशन भी ट्रैक कर सकता हूँ कि उस वक्त ये बंदे मौसूफ साहब कहाँ बैठे हुए थे और कहाँ से उन्होंने बैठ के मेरे एनवायरनमेंट को एक्सेस किया है। और ये हम इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। अब इसके लिए ना इंटरनेट स्पीड थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन ये एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा? फॉर एग्जांपल अगर वो वीपीएन यूज कर रहा है कराची से सिंगापुर के आईपी, तो फिर वो आपको बता दे कि कराची में कहाँ है, सिर्फ ये बता दे कि सिंगापुर में कि ये वाली आईपी से देख रहा है। ओके, सो बेसिकली इस पोर्टल एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। जी, इस पोर्टल पे मेरे पास उसका कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इस सिनेरियो में तो ये बताएगा जो उसका लास्ट आईपी था वो ये था, तो ये सिंगापुर का है, तो इस सिनेरियो में तो मुझे सिंगापुर ही बताएगा, ठीक है। लेकिन हम फिर कोरिलेशन करते हैं। कोरिलेशन ये करते हैं कि अच्छा इसने और कहाँ से एक्सेस किया है। फॉर एग्जांपल इफ आई कैन शो यू, ये देखें जी, अब ये आ गया, मुझे नजर आया जी पाकिस्तान से भी एक्सेस हुआ है, ठीक है। अब इसका पूरा रिकॉर्ड आ गया, पूरा कच्चा छट्टा इसका यहाँ पर आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं देखूंगा कि जी पाकिस्तान से कब हुआ, बल्कि मैं भी आपको कुछ चीज़ आगे दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये वो चीज़ है जो हम बात करने के लोकेशन की डिटेल हमें चाहिए। ये पूरा ऐसे डिटेल दे दी, ये सारा सिंगापुर से इसका डेटा आ रहा है, ठीक है। और किस किस एप्लीकेशन से किया, इसने एंड्रॉइड फ़ोन भी यूज़ किया है, इसने पीसी भी यूज़ किया है, सारी चीज़ इसने यूज़ की है। सर एक छोटा सा सवाल था, ये आपके ऑफिस का बंदा नहीं है सर? ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। नहीं, ये जो मोहम्मद यूजर जो आ रहे हैं सर, मोहम्मद, ये सारे नाम आ रहे हैं। हाँ, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, तो ये बेसिकली वो डेटा एक्सेस कर रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है। जो अलाउड है, लेकिन कहाँ से कौन किस तरह एक्सेस कर रहा है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनकी विजिबिलिटी देखें किस लेवल की है। मैं और आप आज फेसबुक पे व्हाट्सएप पे बैठ के क्या क्या कर रहे हैं, हमें लगता है जी कोई नहीं देख रहा। तो जो चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले किया था, जो चीज़ उन्होंने मुझे दे दी है ना, वो तो उनके लिए ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है। जो मैं आपको चीज़ यहाँ दिखा रहा हूँ, ये वो इससे कहीं गुना आगे जा चुके हैं। हमें ये लगता है ना कि हम व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल पे बैठ के कुछ भी कर लें, किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को हम कोई भी फेक ईमेल भेज लें, कोई भी डेटा भेज लें और फिर उसको डिलीट कर दें, उससे कुछ नहीं होगा। ओ भाई, सब कुछ विजिबिलिटी में है और ये यहाँ से कुछ डिलीट नहीं होता। मैं यहाँ पर आगे जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा, कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट्सएप की डेटा रिटेंशन एज क्या है? जो शायद सवाल आपने बताया था सर 120 साल। जी, ठीक है सर। 80 is for WhatsApp, 120 is for Facebook, right? ये जो डेटा मेरा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये डेटा जो मेरा यहाँ नजर आ रहा है, इसकी रिटेंशन 15 इयर्स है, 15 इयर्स। तो अभी जो एक सवाल भी आया था कि मुझे पता कैसे चलेगा कि ये पाकिस्तान से सिंगापुर इसने वीपीएन किया है, वो भी पता चल जाता है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रैवल एक्टिविटी के नाम से होगी, ट्रैवल। सर जैसे ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं, तो फिर ये वीपीएन क्यों कर रहे हैं? अपनी ओरिजिनल आईपी से लॉगिन कर लें। हाँ, तो बेसिकली हुआ ये कि हमने इनको दिया हुआ है लैपटॉप, पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते से वर्क फ्रॉम होम लॉकडाउन चल रहा है,
तो इन्होंने अपने किसी ममज़मूम मकासद के लिए वीपीएन किया होगा कनेक्ट, अब याद नहीं रहा, अब साथ साथ ऑफिस का भी काम कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो अब वो जब आप ऑफिस का काम उसी वीपीएन नेटवर्क पर कर रहे हैं तो मेरे पास तो वीपीएन से ट्रैफिक आ रहा है ना। ये देखें जी, ये इम्पॉसिबल ट्रैवल एक्टिविटी की पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि शाहब साहब अभी फॉर एग्जांपल 10:48 पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी किसी सर्विस पे, वो ट्रैफिक आएगा कराची पाकिस्तान से। 10 मिनट के बाद मैंने वीपीएन कनेक्ट किया और अब मैं दोबारा उसी सर्विस को एक्सेस कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 10 मिनट में उठ के मैं योगंडा, नाइजीरिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका पहुंच जाऊँ, वहां से मैं अपना ट्रैफिक एक्सेस कर रहा हूँ। इस तरह के सिनेरियो को हम पकड़ते हैं इम्पॉसिबल ट्रैवल एक्टिविटी से। तो बाकायदा पूरी हमारी सिक्योरिटी टीम है बैठ के उसकी एनालिसिस करती है और इस तरह से हम ट्रैक करके लोगों को के अकाउंट्स ब्लॉक करते हैं फिर, ठीक है। सो इसमें एक सवाल ये था कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे बहुत सारे यूजर्स होते हैं कंपनी के जिनके पास इंटरनेशनल ईमेल्स का एक्सेस होता है और फ्लोट हो रही होती है उनकी ईमेल्स वगैरह, बाकी बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिर्फ इंटरनल ईमेल से काम होता है, तो उनके पे परमानेंटली ब्लॉक लगा दे कि भाई इतना सिक्योरिटी रिस्क पे हम लोग क्यों बार बार नजर दौड़ाते रहे। हाँ, बेसिकली इट डिपेंड अपॉन कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की कॉल क्या है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी को मैं कॉन्फ़िगर कैसे कर रहा हूँ, मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ आपको कि जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो मेरे पास मैसेज भी आता है मोबाइल पे, मेरे पास ईमेल भी आती है, ये पूरी पॉलिसी है, ठीक है। इस पॉलिसी प्रोफाइल योर एनवायरनमेंट and trigger alert when activity are detected from the same user in different location within a time period that is shorter than the expected travel time between two locations. Exactly what I was telling you, right? So अगर ये एक्टिविटी ट्रिगर हो, हमने इसको सेंसिटिविटी अभी मॉडरेट रखी हुई है, ठीक है, तो क्या हो जी, सेंड अलर्ट ऑन शाहब साहब ईमेल एड्रेस, ठीक है, और मोबाइल पे भी उसी वक्त मैसेज कर दो, हमने क्योंकि क्रिटिकल रखा हुआ है ना इसको। और यहाँ पर मैं अब ये मेरी कॉल है कि मैं इसको कैसे सेट करता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं, ये देखें जी, मैं अगर सस्पेंड यूजर पे क्लिक कर दूंगा ना, इमीडिएटली वो बंदा ब्लॉक हो जाएगा। तो सिंस इससे ट्रैफिक को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं, सिंस वो हम अभी नॉइस नहीं क्रिएट करना चाह रहे तो हमने सस्पेंड अभी नहीं किया हुआ, बट वी आर ऑब्जर्विंग, हम इसको देख रहे होते हैं और हम यहाँ से चीज़ों को पकड़ रहे होते हैं, ठीक है। सो मैं बता ये रहा हूँ कि इस तरह से देखें, जब मेरे हाथ में ये कंट्रोल मौजूद है, जब मेरे हाथ में कंट्रोल मौजूद है, तो वो जो इसके बनाने वाले हैं उनके हाथ में कितना कंट्रोल मौजूद होगा, हमें ये सोचना चाहिए। जी अर्शद साहब, सवाल है कोई आपका? सर मैं ये पूछ रहा था कि जो आप इस वक्त अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, दिस इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस 365। जी, इस क्लाउड एप्लीकेशन सिक्योरिटी, क्लाउड ऐप सिक्योरिटी। अच्छा सर, ये सिर्फ ऑफिस के लिए जो एक्सेस हो रहा है उसको सिर्फ मॉनिटर करता है, या आपके राउटर से जहाँ जहाँ ट्रैफिक आ रही है उन सबको मॉनिटर कर रहा होता है? ये सबको कर सकता है, डिपेंड करता है आपने इस पे कॉन्फ़िगर क्या क्या किया है। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई अपने पीसी पे क्या कर रहा है, कोई अपनी ईमेल्स पे क्या कर रहा है, कोई अपने सर्वर्स पे क्या कर रहा है, कोई ऑफिस 365 पे क्या कर रहा है, ये सबको फैसिलिटेट करता है। इट ऑल डिपेंड अपॉन कि आपने इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन पर। जैसे मेरे पास यहाँ पे पॉलिसीज में अगर आता हूँ, नंबर ऑफ पॉलिसीज है, मैं सारी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता, मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें, आपको बहुत सारी पॉलिसीज का 0 अलर्ट रखे हुए नजर आएंगे, मैं ये पॉलिसी यूज ही नहीं कर रहा, जो काम की पॉलिसी है मैं वो कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी फ्रॉम अ नॉन कॉर्पोरेट आईपी, कोई मेरी कोई एडमिनिस्ट्रेटर कोई अदर देन ऑफिस लॉगिन करता है तो मेरे पास रिकॉर्ड बन जाता है यहाँ पे, बिकॉज ये हमारा प्रोटोकॉल है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस हमारे ऑफिस के अलावा एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई घर से अभी तो खैर लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे पास इसको हम पूरा ट्रैक कर रहे होते हैं। जी तला जावेद, कोई सवाल है आपका? जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जितनी भी पॉलिसीज हैं ये प्री कॉन्फ़िगर्ड हैं और फिर हम अपने मुनासबत से इसको इस्तेमाल करते हैं, या हम खुद से भी मतलब अपने तौर पे अपनी सोच के मुताबिक भी पॉलिसीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं? ओके, सो तला हमारे पास ये बहुत सारी पॉलिसीज प्री कॉन्फ़िगर्ड होती हैं, ठीक है, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ रूम कि आप अपनी पॉलिसी बना सकते हैं। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट पॉलिसी का, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी की पॉलिसी बना सकते हैं, आप एक्सेस की बना सकते हैं, एक्टिविटी की बना सकते हैं, ऐप डिस्कवरी की, आप कोई भी अपनी पॉलिसी यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप उस पर काम कर सकते हैं। सो खैर ये मेरा अलर्ट्स का पोर्टल है, जो इस वक्त ओवरऑल अलर्ट्स मेरे पास आ रहे होंगे, ठीक है।
इसमें हमने मल्टीपल और भी पॉलिसीज बनाई हुई है, इम्पॉसिबल ट्रैवल का जैसे मैंने आपको बताया। फिर अगर होता है ना, अमूमन कोई बंदा आखिरी दिन जाते हुए पूरा डेटा डिलीट करके जाने की कोशिश करता है, इमीडिएटली हमें पता चल जाता है कि फलां साहब जो है ना उन्होंने मास डिलीशन शुरू कर दी है, तो जाके जरा उनको पकड़ लें, आपको नजर आ रहा होगा मास डिलीट। ठीक है, इम्पॉसिबल ट्रैवल हम बात कर चुके हैं। फिर ऐसे ही अगर आपको किसी को ट्रैक करना है तो आप कंप्लीट एक्टिविटी लॉग उसका ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ देखता हूँ अगर मैं अपना ही दिखा सका। सर ये अवेलेबल फीचर्स आप अप्लाई करते हैं या कुछ बनाते हैं इसमें, मतलब कुछ प्रोग्राम लिख इनमें के? से यार इनमें से मेजॉरिटी जो है ना वो बने हुए होते हैं, इनमें से मेजॉरिटी बने हुए हैं। हम उनको कस्टमाइज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने भी आपको दिखाया ना एक पॉलिसी कि किसको ईमेल एड्रेस चली जाए, कि किस ईमेल एड्रेस पे इंफॉर्मेशन जाए, किस पे मैसेज चला जाए। ठीक है, ये हम उसको डिफाइन करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। ठीक है, अच्छा जी, ये अगर आप लोग नजर आ रहा हो तो ये मेरी पूरी डिटेल है। ठीक, और यहाँ पर ये बता रहा है कि मैंने कब लॉगिन किया और सारी चीज़ें। ठीक है, इसकी भी और डिटेल आपके पास आ जाएंगी। ये आपको बता रहे हैं कि जी शाह साहब जो है वो आज तक 495 IP से आ चुके हैं, 7 कंट्रीज से डिफरेंट टाइम पे कनेक्ट किया है इन्होंने, क्योंकि डिफरेंट टाइप के VPN लगा के यूज करते हैं। बहुत यूज़ करता हूँ मैं VPN, बिकॉज आपकी जितनी भी सर्चिंग है वो गूगल पे अगर आप नॉर्मल सर्च करते हो तो वो नहीं मिलती, और जो आप VPN लगा के स्पेशली अगर आप जर्मन सर्वर से सर्च करते हैं, बिकॉज हमारी जितनी भी PhD की रिसर्च होती है उसके लिए हम यहाँ वाला गूगल यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये सारी अगर आपको नज़र आ रहा होगा US बेस्ड ट्रैफिक है, ये सारे ओवर द VPN है। और इसके अलावा जो हमारी टेस्टिंग होती है वो भी हम सारी ओवर द VPN कर रहे होते हैं। सर ये डैशबोर्ड जो दिख रहा है ये आपने इसको जर्नलाइज यानी कि स्पेसिफिक दिया हुआ है कि ये बिल्ट इन है? ये नहीं, हमने कस्टमाइज किया है, हमने कस्टमाइज किया है इसको, क्योंकि ये इतना डिटेल बताता नहीं है वरना। ठीक है जी, सो अच्छा सर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक साइबर अटैक हुआ था, उसके बाद ना उन्होंने इमेज हार्डनिंग की थी। तो उसके बाद से जब सिस्टम हमें मिले तो डेली की ना एक फोल्डर बनता है डेट के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स में, उसमें कुछ नोट की फाइल्स होती हैं। तो ये मतलब इसका पर्पस क्या होता है? प्रॉब्ली वो लॉग्स कलेक्ट कर रहे हैं डेली बेसिस पर, मतलब वो खैर वो देखना पड़ेगा एग्जैक्टली वो कर रहे हैं, बट नॉर्मली इस तरह के सिनेरियोस में वो लॉग्स क्रिएट करते हैं डेली बेसिस पर, और डेली बेसिस पर वो देखते हैं कि किसके पास से क्या एक्टिविटी हो रही है। बिकॉज कोई भी वर्नरेबिलिटी बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है कि अचानक से डे 1 पर हो और वो इतना इंक्लूड कर जाए, वो रेगुलर बेसिस पे होती है। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था, तो उसमें जो इंट्रूडर था वो ऑर्गेनाइजेशन में 6 दिन पहले आ चुका था, और 6 दिन पहले उसने बैठ के ट्रैवर्स किया यूजर्स के पीसी पे, और वो एडमिनिस्ट्रेटर के पीसी तक पहुंचा। वहां पे उसको फाइल मिली जिसमें सारे पासवर्ड्स थे, एडमिन पासवर्ड्स थे, वो उसने एक्सेस किए, और उसके बाद उसने सारे सर्वर्स को एक्सेस किया। अच्छा, ना सिर्फ एक्सेस किया बल्कि कैशे से और आपकी जो पासवर्ड हिस्ट्री होती है, जो आपके गूगल क्रोम वगैरह में पासवर्ड सेव होते हैं, वो सब उसने उठाए और अपने पास पूरी एक पासवर्ड डिक्शनरी बनाई, और उसके बाद उसने साइबर अटैक किया। और उसके बाद पूरी तकरीबन 1,500-2 हज़ार पासवर्ड्स की डिक्शनरी थी। वो जिस जगह पे हिट करता है वो सारे पासवर्ड उस पर अटेम्प्ट करता, अकाउंट क्रेडेंशियल पासवर्ड, और कोई ना कोई लग ही रहा होता था, बिकॉज उसने पूरा एक्चुअल एडमिन का अकाउंट जो था वो इंक्लूड कर दिया था। सो ये नॉर्मली इस तरह की एक्टिविटी इसलिए होती है कि रोज का रोज अपडेट लिया जाए आपकी पीसी का, और अगर कोई एक्टिविटी है जो सस्पिशियस है उस पर फिर आपके पीसी को या तो नेटवर्क से आइसोलेट किया जाए या उसको प्रॉपरली दोबारा से क्लीन अप किया जाए। सर ये आप HBL वाला केस बता रहे हैं क्या? ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं नहीं ले रहा। अच्छा, सही है। ठीक है, ओके। सर हम इसी तरह की पॉलिसी सर हम क्लाउड पे से आपने इम्प्लीमेंट करके पॉलिसी, हम फायरवॉल पे भी इसी तरह की पॉलिसीज इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपने लोकल नेटवर्क पे? बिल्कुल फायरवॉल पर आप कर सकते हैं, फायरवॉल पे बल्कि आप करते हैं, लेकिन फायरवॉल जैसे आपने वर्ड यूज किया लोकल नेटवर्क के लिए होता है वो।
अगर कोई चीज मेरी क्लाउड पे जा रही है, फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा एक यूजर मेरे ईमेल को थ्रू वीपीएन एक्सेस कर रहा है, तो अब वो तो मेरे फायरवॉल से गुजर ही नहीं रहा, वो तो अपने घर के नेटवर्क पे आ रहा है, घर के इंटरनेट से आ रहा है और डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है मेरा क्लाउड। इन दैट केस मेरा फायरवॉल का कोई रोल ही नहीं है। इस तरह के सिनेरियोज में फिर हम टू वे पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा जी, सो यहाँ तक आने के बाद अब हम आते हैं कुछ रैंसमवेयर के अगेंस्ट इस टाइप की जो चीज़ें, जो डेटा के चैलेंजेस हैं हमारे पास। तो 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन, डिटेक्शन, रिस्पॉन्ड। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे तो वायरस नहीं आएगा, ठीक है, ये एक अलग ही मिसकंसेप्शन है हमारे कॉम में। तो याद रखिएगा, व्हेन इट कम्स टू एंटीवायरस, व्हेन इट कम्स टू एनी मैलवेयर डिटेक्शन, वो सिर्फ डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करके बताता है, दैट्स इट। बल्कि इनफैक्ट अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके पीसी के रिसोर्सेज को बहुत ओवर किल कर रहा होता है, बहुत हाईली यूटिलाइजेशन हो जाती है आपकी प्रोसेसिंग की। सो इंस्टेड ऑफ दैट फर्स्ट फेज पर आप फोकस करें, दैट इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इज द की। एज लॉन्ग एज यू आर प्रोटेक्टेड, आपको डिटेक्शन रिस्पॉन्ड तक जाना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों बड़े पेनफुल प्रोसेस होते हैं। सो इसके लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर 2 चीजें होती हैं, एक सेफ अटैचमेंट होती है, एक सेफ यूआरएल होती है। ये कॉन्सेप्ट अब हमारे पास गूगल ने भी इम्प्लीमेंट कर लिया है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी कर लिया है, और ऑब्वियसली और भी कंपनीज वो कर रही हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास एक ईमेल आती है और ईमेल पे एक अटैचमेंट लगी हुई है, एक ईमेल आती है, उस ईमेल पे एक अदर अटैचमेंट लगी हुई है, तो ईमेल की बॉडी को वो स्कैन करता है और अटैचमेंट को अलग स्कैन करता है। अटैचमेंट को वो सेपरेट करता है ईमेल से और इस डेटोनेशन बॉक्स में लेके जाएगा, और इस डेटोनेशन बॉक्स में ले जाके वो उस अटैचमेंट को ओपन करता है। एंड देन इट विल ऑब्जर्व कि क्या इस अटैचमेंट ने कुछ इनक्रिप्ट करने की कोशिश तो नहीं की, क्या इस अटैचमेंट ने बाहर किसी जगह से, किसी सर्वर से कम्युनिकेट करने की कोशिश तो नहीं की, इस अटैचमेंट ने कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं की जो सस्पिशियस करार दी जा सकती है। इफ इट देयर इज ऑल नो, तो वो इस अटैचमेंट को दोबारा से ईमेल में अटैच कर देता है और आपकी ईमेल में वो अटैचमेंट मिल जाती है। यही वजह है कि आप में से बहुत सारे लोगों को जब ईमेल अटैचमेंट की आती है तो कभी कभी ऊपर लिखा हुआ नजर आता होगा एटीपी स्कैन। ये एटीपी स्कैन यही प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसको देखिएगा जरा, आपके पास ईमेल आई, अटैचमेंट निकल के गई डेटोनेशन बॉक्स में, यहाँ पे स्कैनिंग शुरू हुई, ऑब्जर्वेशन शुरू हुई, नेटवर्क पे देखा कोई कम्युनिकेशन तो नहीं कर रहा, कोई फाइल तो डाउनलोड नहीं कर रहा। इफ ऑल ग्रीन, ऑल आर नो, तो ये अटैचमेंट दोबारा से कनेक्ट कर देगा आपकी एक्चुअल ईमेल पे। दैट इज व्हाट नोन एज सेफ अटैचमेंट, राइट जनाब। सेम हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, और अगर ऑब्वियसली नहीं है तो आप इसको अटैच नहीं करता। 2 इस पे मोड्स हैं, लेकिन ठीक है अभी हम मोड्स पे नहीं जाते, आप लोगों के लिए सिर्फ बेसिक समझना जरूरी है। आई डोंट वांट अभी टेक्निकली आपको इतना ज़्यादा मैं इसमें लेके जाऊँ, ठीक है। और इन एवरेज ये 45 सेकेंड्स में ये पूरा प्रोसेस कर लेता है, बट डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ अटैचमेंट, साइज ऑफ अटैचमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अटैचमेंट। बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि लोग अपने पास जिप फाइल्स अटैच करते हैं और भेजते हैं, और जिप फाइल भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तो उसका पासवर्ड ब्रेक करने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई मसला है किसी को? सर आवाज़ आ रही है? आ रही है सर। ओके जी सर आवाज़ आ रही है। जज़ाकल्लाह, ठीक है। तो ये जो आप बता रहे हैं ये तो बेसिकली वही है जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट के असाइनमेंट के तौर पे किया था, एटीपी वाला। बिल्कुल ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है। मैंने आपसे अर्ज किया था आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें वो करेंगे जो आप ऑलरेडी ऑफिस 365 पर कर चुके हैं, हम उनके बैकग्राउंड डिस्कशन करेंगे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था यहाँ पे प्लीज। सर जो व्हाट्सएप वगैरह पे हमने ऑब्जर्व किया लास्ट मेरे ख्याल 1-2 सालों में ये चीज़ ज़्यादा ऑब्जर्व हो रही है कि कुछ अटैचमेंट्स ऐसी आ रही होती हैं जिसमें ये लिखा होता है कि मैकडोनल्ड से फ्री मील है, KFC की ऑफर्स हैं, किया कंपनी की तरफ से आ रही है। तो सर क्या वहाँ पे भी ये चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं, या वो हम डायरेक्ट खोलते हैं तो वो मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, या उसमें क्या सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है सर? ओके, सो बेसिकली इट इज नोन एज सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में ये होता है कि आप लोगों के इमोशनल बिहेवियर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। अब उनको पता है कि पाकिस्तान
डे आने वाला है 14 अगस्त, तो वो इस तरह की स्कैम, अच्छा इसका पहले हमें ये समझना की जरूरत है कि इसका एक्चुअल कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप एक पाकिस्तान डे आने वाला है और मुझे ये पता है कि ये कौम जो है ये पाकिस्तान डे पे थोड़ा सेलिब्रेशन करेगी, पार्टी करेगी, तो मैंने एक स्कैम जनरेट किया जी, एक यूआरएल है, उस यूआरएल पे क्लिक करें आप और आपको मैकडोनल्ड की तरफ से फ्री मील मिलेगी ऑन पाकिस्तान डे। अब ये इतना रेलेवेंट है, पाकिस्तान डे आने वाला है, मैकडोनल्ड को हम सब जानते हैं, ठीक है, बस यूआरएल क्लिक करना है और लोग करते हैं। अच्छा, लोग यूआरएल क्लिक करने के बाद कहते हैं जी कुछ भी नहीं हुआ, राइट? वो बहुत कुछ कर गया होता है बैक एंड पर, वो आपके पैसिव मोड में बैठ गया होता है, आपकी मोबाइल डिवाइस में, आपके लैपटॉप पे बैठ चुका होता है और वो साइलेंट मोड में आपकी कम्युनिकेशन ऑब्जर्व कर रहा है। प्रॉब्ली वो कोई की लॉगिंग उसने इनेबल कर दी होती है, आपके पासवर्ड्स वगैरह जा रहे होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सिर्फ उस यूआरएल पे क्लिक करने की वजह से ट्रिगर हो चुकी होती है। सो आपके पास जो एक्चुअल आइडिया है, जो एक्चुअल थॉट प्रोसेस है, वो ये है कि आपको किस पे क्लिक करना है। मैं 2 जुमले हमेशा कहता हूँ आखिर में, लेकिन मैं चलें पहले कह देता हूँ। हर ईमेल ओपन करने की नहीं होती, हर यूआरएल क्लिक करने का नहीं होता, सही है? हर ईमेल ओपन करने की नहीं होती, हर यूआरएल क्लिक करने का नहीं होता। देयर कुड बी अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको एक ईमेल आए और उस पे लिखा हो जी मेरे अकाउंट में $4,000 जो हैं वो मौजूद है, इतने हैं, आप अपना अकाउंट बताओ और उससे ले लो। और हमारे यहाँ लोग जो है चीजें दे देते हैं माशाल्लाह से, ठीक है। और ये स्कैम बाय द वे आईबीए के अकाउंट पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ना सिर्फ ये, बल्कि आपके पास जो यूआरएल्स हैं व्हाट्सएप वगैरह पर आते हैं, तो लोग सिर्फ चेक करने के लिए या सिर्फ एक्साइटमेंट में उस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद वो एक ब्लैंक वेब पेज पे लेके जाता है, या अपेरेंटली वो एक वो इतना थ्रेटनिंग नहीं होता उसका इंप्रेशन, बट अल्टीमेटली उसने बैकग्राउंड पर जो करना शुरू कर दिया होता है आपके साथ, वो काफी डिजास्टर्स होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर आपका कुछ इस तरह से लिंक क्लिक हुआ या कुछ हुआ है, तो प्लीज डू द क्लीन अप एज सून एज पॉसिबल, वरना देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर कोई पैसिव बैड एक्टर है जो कि साइलेंट मोड में आपकी चीज़ों को, और ऐसा हुआ है, ऐसा रिसेंट पास्ट में हुआ है। आई हैव बीन इन फ्यू केसेस जिसमें के लोगों की गैलरी से पिक्चर निकल के चली गई थी, और इवन बहुत अच्छी फैमिलीज के मामला बहुत गड़बड़ हो गए थे, बिकॉज उनका मोबाइल जो था वो फुल वल्नरेबल था, और जो उनके गैलरी में डेटा जाता था वो निकल के किसी और बंदे के पास चला जाता था। सेम जो लोग केबल नेटवर्क्स यूज करते हैं, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी के मे बी कोई बैठ के आपके डिवाइस पे इसने कोई मैलवेयर या इस टाइप की चीजें रखी है, वो कुछ ना कर रहा हो, सिर्फ आपकी स्क्रीनशॉट कैप्चर कर रहा हो, आपकी स्क्रीन कैप्चरिंग हो रही हो हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, और शायद की लॉगिंग हो रही हो कि जी मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो कहीं और किसी और बंदे के पास भी जा रहा है। सो ये चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं। और जब आज हम 2021 में बात करें, जहाँ पर एक जमाने में पहले फेसबुक हैक होता था, ईमेल एड्रेसेस हैक होते थे, आज व्हाट्सएप भी हैक हो रहे हैं, आज सारी चीजें हैक हो रही हैं, और इसमें वाहिद इलाज है कि आप सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। अच्छा जी सर, एक क्वेश्चन था प्लीज। ये जो आप बता रहे थे कि पैसिव मोड पे और साइलेंट मोड पे हमारे सेल फोन, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स को एक्सेस कर लेते हैं, इससे प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसी एप्स या सॉफ्टवेयर्स आप रिकमेंड कर सकते हैं जो कि डिटेक्ट करके बता सके हमारे ऐप जो मोबाइल है और जो हमारे लैपटॉप्स है उसमें ऑलरेडी कोई जो है पैसिव मोड पे वर्किंग कर रहा है, नहीं कर रहा, और इन फ्यूचर कोई कोशिश करे तो उसको ब्लॉक कर दे? इज इट पॉसिबल? सो व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन, ये चीज इतनी तेजी से, इतनी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, और इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी टेक्निक इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि इसके किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना नॉर्मली यूजलेस होता है। आप मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, बट वो कुछ नहीं करेंगे सिवाय आपके मोबाइल को स्लो करने के, बिकॉज वो हर चीज को चेक करेंगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब आप गेट पे बैरियर भी लगा रहे हैं, आप गेट पे चौकीदार भी बिठा रहे हैं, और आपने वो स्क्रीनिंग मशीन भी लगाई हुई है, आप हर आने जाने वाले आदमी को चेक भी कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाला है वो पीछे सफूरा से जालियां काट के जहाज जला के चला जाता है, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, टेक्निक
वो कभी भी कैटर नहीं कर सकते। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि प्रोटेक्ट करें, हर ईमेल ना क्लिक करें, हर लिंक ना क्लिक करें, हर यूआरएल क्लिक ना करें। मैं और अगर आसान अल्फाज में बात करूं, जो आपकी टच स्क्रीन है खुदा रहा उसको टच करते हुए एक दफा सोचें कि यार मैं इस चीज को टच कर रहा हूँ। हमारा मसला है कि हमारा कंट्रोल अपनी उंगलियों पर से उड़ गया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। हम हर चीज खोल रहे हैं, हर लिंक क्लिक कर रहे हैं, हर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मतलब शायद या तो मैं बहुत आउटडेटेड या ओल्ड स्कूल हो गया हूँ कि व्हाट्स द पॉइंट कि आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करें जो कि टिकटॉक टाइप की है, ठीक है। मैंने बहुत मेच्योर लोगों के मोबाइल में देखी और वो जो एप्लीकेशन आपके साथ कर रही है वो हमें कुछ अर्से बाद पता चलेगा। ऐसे ही 10 एप्लीकेशन है जो हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन यूज कर रहे हैं और वो एप्लीकेशन किस तरीके से हमारा फन बनाने जा रही है अभी हमें आइडिया नहीं है, राइट। सो जो काम की चीजें हैं वो इंस्टॉल करें, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन से खुदारा दूर रहें, चाहे वो एप्लीकेशन कितने ही आपको अच्छी लग रही हो। अनऑथराइज एप्लीकेशन जिसकी रैंकिंग प्ले स्टोर्स में एप्पल स्टोर्स पे नहीं है उनसे दूर रहें और डिवाइसेस से अपना नाता तोड़ें, खुदारा प्लीज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डिवाइसेस से अपना नाता तोड़ें, ये स्क्रीन टाइम अपना खत्म करें, अपना कम करें। बिकॉज आज अगेन कहीं और शायद मैं चला जाऊं, आज हमारे हलक से ना खाना भी नहीं उतर रहा बगैर स्क्रीन के। मैं लोगों को देखता हूँ पहले नेटफ्लिक्स चलाते हैं, सामने रखते हैं और फिर लंच रूम में लंच बैठ के करते हैं। आई मीन आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग, मतलब बहुत डिजास्टर सिचुएशन है। तो जितना कम एप्लीकेशंस रखें, जितनी कम चीजें रखें वो बस आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, और जितना कम यूज करें उससे आपकी लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ बच सकती है। अदरवाइज चीजें बड़ी गड़बड़ हैं। जी तरह जावेद सर, एक सवाल ये पूछना था बेसिकली फॉर माय नॉलेज। अभी लास्ट टाइम प्रीवियस मंथ मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा जो लैपटॉप है रैंसमवेयर का शिकार हो गया था। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। द थिंग इज कि मैंने अपना हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग अपना डेटा जो है सिक्योर कर सकते हैं क्लाउड बेस पे जाके या अपना क्लाउड पे बैकअप करके, बट उस वक्त सिचुएशन ये हुई थी कि वो रैंसमवेयर इटसेल्फ उठ के जो है क्लाउड के ऊपर भी बैकअप होना शुरू हो गया था वन ड्राइव में। सो हाउ डज इट वर्क, मतलब ये किस तरीके से वन ड्राइव प्रोटेक्ट कर सकता है कि वो रैंसमवेयर की फाइल जो है वो भी अपने साथ ना लेकर जाए या रैंसमवेयर खुद ही उठ के ना चला जाए? Okay, so when it comes to ransomware is actually nothing but another file format, right? So your cloud data storage will actually replicate everything, every change which is occurring at your device. So for example, it will encrypt any file at your device. What it will do, it will actually replicate the new data on your cloud. What is the actual advantage which you can get through that cloud? कि वो पीछे वर्जनिंग कर रहा होता है, तो आप ये डेटा डिलीट करो और पिछले वर्जन्स को रिस्टोर कर लो, you can get back your old data, ठीक है। बट इफ आई एम नॉट स्टोरिंग एनीथिंग ऑन क्लाउड, मेरा ये डेटा एन्क्रिप्ट हुआ, मैं पिछले वर्जन पे नहीं जा सकता। सो दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन storing data on cloud and storing data only on your physical device. So that's why I always recommend to put your stuff on cloud, because in case if anyone will अल्लाह ना करे, if anyone will hit you और आपका डेटा एन्क्रिप्ट होके क्लाउड पे भी चला गया, doesn't matter, we'll just delete it or we will just restore it back to the previous version. तो आपको without ransomware वाला डेटा सारा मिल जाएगा। So basically ये इसके पीछे आइडिया है। जी इब्तिसाम। अच्छा सर, मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि कभी कभी हम ना कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आ जाता है पॉपअप के दिस वेबसाइट में हार्म योर डिवाइस। अच्छा, वो खुल जाती है और फिर बंद भी हो जाती है, तो उसमें हमें ये कैसे पता चले कि इसने कोई हार्म किया है या कोई इंट्रूड किया है कहीं, तो ये कैसे हम देख सकते हैं सर? ओके, सो बेसिकली इसका जो सिनेरियो होता है वो अगर आपको मेरी अगर स्क्रीन नज़र आ रही हो तो लेट मी शो यू। अगर मैं यहाँ पर खोलता हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की वेबसाइट, तो आपके हर वेबसाइट के शुरू में एक SSL होता है। अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो ये लॉक नज़र आ रहा होगा, ये SSL कहलाता है, ठीक है। SSL सर्टिफिकेट है। जिस वेबसाइट ने ये यूज़ नहीं किया हुआ होता ना, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, sc.com, ठीक है, ये SSL है। जिस वेबसाइट ने ये यूज़ नहीं किया हुआ उस वेबसाइट के शुरू में ये आ सकता है कि ये वेबसाइट आपको हार्म करती है, क्योंकि इंटरनेशनली अब ये SSL मैंडेटरी हो गया है। पहले ये ऑप्शनल होता था। तो बहुत सारी लोकल वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स आज भी ऐसी हैं जो ये नहीं यूज़ कर रही, ठीक है।
बट इसको आप नहीं पकड़ सकते कि वो कुछ आपको करेगी, बिकॉज जो वेबसाइट विदाउट एसएसएल चल रही है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि कोई बंदा उसको हाईजैक करे और उसके थ्रू आपके मुमकिन है कि अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करके अपने क्रेडेंशियल डालूं और ये विदाउट एसएसएल है तो मेरे क्रेडेंशियल किसी और बंदे के पास जा रहे हैं, ये भी बहुत मुमकिन है। इट ऑल डिपेंड अपॉन के आपके लिए वो वेबसाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे किसी वेबसाइट पे कॉल आ रही है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको एक्सेस ना करें। थैंक यू जी। नेक्स्ट इज सेफ लिंक्स। सेफ लिंक्स इज सिमिलर लाइक सेफ अटैचमेंट। इसमें अगर कोई यूआरएल आपके पास आता है तो ये यूआरएल आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करने देगा, बल्कि उसके बजाय उसको वो पहले अपने पास लेके जाएगा, अपने पास ओपन करेगा, और अगर वो यूआरएल क्लीन होता है तो वो आपको एक्सेस करने देगा। ठीक है, अगर उस यूआरएल पे कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी, मैलिशियस एक्टिविटी फिगर आउट होती है, फाइंड आउट होती है, तो वो यूआरएल वहीं पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है जी। जी अर्शद साहब। सर ये जो सेफ लिंक्स हैं और ये जो सेफ अटैचमेंट्स, जी सर ये बैकग्राउंड में खुद ब खुद हो रहा होता है या इसके लिए हमें कोई ऑप्शन इनेबल करने पड़ते हैं? इसमें आपको सिर्फ एटीपी इनेबल करना है, एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन, सिर्फ ये इनेबल करना है, बाकी सब काम ये खुद ब खुद करेगा। ठीक, थैंक यू। ओके, सो ये यूआरएल डेटोनेशन हमारी यहाँ पर हो गई है। ठीक है, ये हमारी एक नॉर्मल पूरी चेन होती है जो मैंने डिस्कशन अभी आपको से की है कि एक फिशिंग ईमेल आई आपके पास, उसको आपने एक्सेस किया, और मेरे पास शायद एक ईमेल मौजूद हो, मैं चला एक अपना एक शेयर जरूर करता हूँ इंसिडेंट। व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ पीपीएल, हमारे पास एक बंदा, फॉर एग्जांपल अभी मैं उनका नाम समझ ले लेता हूँ, उनका नाम था लेट्स से अली ले लेते हैं उनका नाम। अली ने एक ईमेल किया, अली का ईमेल एड्रेस वाज लाइक ali@ppl.com.pk, राइट। समवन एक्चुअली फिश हिज ईमेल, और उसने एक ईमेल की अस्करी बैंक को, सो अली वाज द कांटेक्ट पर्सन विद अस्करी बैंक, और उन्होंने एक ईमेल की जी फला अकाउंट पे $4,000 ट्रांसफर करते हैं। इट्स अ रियल केस, और उनकी एक्चुअल ईमेल से ईमेल नहीं गई। एक आपको पता है जैसे कि हर ईमेल पे दो चीजें होती हैं, उसका डिस्प्ले नेम होता है, उसका एक्चुअल ईमेल एड्रेस होता है। तो डिस्प्ले नेम में उस बंदे ने यूज किया हुआ था ali@ppl.com.pk, ठीक है, और उसके पीछे ईमेल कुछ और था। अब जब ईमेल गई अस्करी बैंक वालों के पास, उन्होंने सिर्फ डिस्प्ले नेम देखा विच वाज अली, हालांकि फॉर एग्जांपल उसको देखा पूरा नाम था मोहम्मद अली, डिस्प्ले शुड बी मोहम्मद अली, बट सिंस उसने डिस्प्ले में लिखा हुआ था ali@ppl.com.pk, उन्होंने सिर्फ डिस्प्ले नेम देखा, क्लिक करके पीछे में एड्रेस देखने की जहमत नहीं की, उन्होंने कहा अच्छी मैसेज आया सिंस इज अ फोकल पर्सन, और उन्होंने ट्रांजैक्शन अकाउंट में कर दी। जब ये ट्रांजैक्शन डिडक्ट हुई यहाँ के अकाउंट से पीपीएल के, तो फिर हंगामा हुआ, और जब हम गए और हमने चेक किया तो पता चला जी पूरा केस हुआ, देन दे रिवर्टेड, बहुत सारी चीजें हुई। सो ये इस तरह की चीजें बहुत खैर कॉमन है और ये हो रही हैं इस वक्त। अच्छा जी, मैं वैसे वही चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ इस वक्त जो शायद आप लोगों से रेलिवेंट है और आप लोगों से डिटेल लिंक्ड है, इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें मैं फिल वक्त नहीं कर रहा। अच्छा जी, यहाँ पर हम लेबलिंग क्लासिफिकेशन पे आ जाएंगे, डेटा क्लासिफिकेशन, डीएलपी, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन के लिए अब हम रिकमेंड करते हैं कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में कीवर्ड्स का कैटलॉग हो जिसको आप क्लासिफाई करें। इसके लिए आपको पूरा क्लासिफिकेशन की एक्सरसाइज करनी होती है और हम उसकी मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट या मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, इसमें कि हम पर्सनल एप्लीकेशंस को और कॉर्पोरेट एप्लीकेशंस को सेपरेट करते हैं। तो अगर आपको नजर आ रहा है कि एक ही स्क्रीन पर जो कि टैबलेट है कुछ कॉर्पोरेट एप्लीकेशंस हैं और इसी स्क्रीन पर
नीचे मेरी कुछ पर्सनल एप्लीकेशन है। तो व्हाट आई विल डू कि आज आप व्हाट्सएप से डेटा कॉपी करते हैं, अपने मोबाइल की किसी भी कॉर्पोरेट एप्लीकेशन में पेस्ट कर देते हैं, या एक ईमेल आई वहां से आपने डेटा कॉपी किया और उसको आपने व्हाट्सएप पे भेज के किसी को भेज दिया। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिपेंड अपॉन योर बिजनेस नेचर, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। तो हम जब मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप इवन अपने स्क्रीनशॉट्स भी नहीं ले सकते, आप डेटा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज पर्सनल डेटा और कॉर्पोरेट डेटा में फर्क है। You should not interchange until unless again it depends upon your organization need, organization भी processes। कुछ जगहों पर ये चीज़ ज़रूरी होती है तो वहाँ पे वो करते भी हैं, बट it's not like कि आपको आपके लिए ये प्रैक्टिस हमेशा फॉलो हो रही हो। अच्छा, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है जी। सर जी सर, एक दफ़ा इंटरनेट पे मैं एक आर्टिकल स्टडी कर रहा था कि जो अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं अक्सर दफ़ा वो ये भी करते हैं कि खुद पहले एक न्यू वायरस जनरेट करके इंटरनेट पे सर्कुलेट करते हैं जानकर, फिर कुछ अरसे बाद उसका एंटीवायरस जो है वो प्रपोज कर देते हैं ताकि उनका वो बिजनेस ग्रो करे। तो ये ऐसा भी होता है? अभी हम सब वैक्सीनेशन करा रहे हैं ना, क्या हम लोग क्या कर रहे हैं? जी सर। ये सेम टेक्निक है, ठीक है। सो आज बहुत सारी वैक्सीन हमारे यहाँ पे लोगों को लग रही है जिनका प्रॉपर लैब ट्रायल नहीं हो सका है, और वो वैक्सीन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भेज दी गई है, और बेसिकली हम उसकी वेब ट्रायल के ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की पॉपुलेशन है। सो ऐसा होता है, और जब तक वो कहते हैं ना कि नीड नहीं होगी तो डिमांड कैसे क्रिएट होगी। पहले वो नीड प्रोड्यूस करते हैं, नीड क्रिएट करते हैं, नीड क्रिएट होगी तो लोग, डिमांड आएगी तो लोग चीज़ परचेस करेंगे। तो नीड उसी वक्त क्रिएट होगी जब लोग फिश होंगे, लोग हिट होंगे, लोग कॉम्प्रोमाइज होंगे, फिर लोगों को ख्याल आएगा कि अब हमें परचेज करना चाहिए सिक्योरिटी डिवाइसेस। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब बाहर से हेलमेट की नई लॉट इंपोर्ट की जाती है तो कराची की सड़कों पे हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले भाई बड़े मुस्तैदी से चालान काटना शुरू कर देते हैं, और उस मंथ में, उस वीक में जो हेलमेट की सेल है वो पीक टच करती है, बात कोई नहीं पूछता। सो डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है हर चीज़ को, उसी से आगे बढ़ते हैं। यस सर। जी आबिस। सर मुझे ये पूछना था कि हमारे जो अकाउंट डिटेल्स हैं जो हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे डालते हैं, फॉर एग्जांपल फूड पैंडा पे या दराज वगैरह पे, तो इसमें हमारा सिक्योरिटी लेवल क्या है इस अकाउंट डिटेल्स का? दो चीज़ें बताऊंगा। करीम ब्रीच हो चुका है 2 साल पहले, आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा पाक व्हील्स ब्रीच हो चुका है, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं। दराज ब्रीच हो चुका है, राइट। सो जो अब तक ब्रीच नहीं हुआ वो बचत में है, ठीक है। बट सिक्योरिटी लेवल में कभी भी नहीं कह सकता कि कोई इतने एक्सेलेंस में चले जाए कि वो कभी भी ब्रीच नहीं हो सकता। या फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ब्रीच हो सकते हैं, तो फिर कोई भी ब्रीच हो सकता है, सब एक छोटी सी गलती की वजह से, ठीक है। तो रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि आप जितना कम यूज करें और यूज करने के बाद रिमूव कर लें। कुछ लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनके अगर अकाउंट में चला गया है तो वो ऑब्वियसली वो भी प्रिजर्व कर ही रहे होते हैं कहीं ना कहीं। बट रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि भाई वाली बात, प्रोटेक्शन ये है कि अवॉइड करें। अवॉइड करना इज द ओनली मेथड थ्रू विच यू कैन सेव योरसेल्फ, योर फाइनेंशियल, योर फैमिली विद ऑल दीज थिंग। मुझे पास बहुत सारे लोग आते हैं जी, घर अभी आजकल हम लोग मैं कुछ इस तरह के सिनेरियोस में काम कर रहा होता हूँ, तो मतलब पर्सनल इश्यूज हुए हैं इस वक्त फैमिलीज में, घरों में, खासतौर पे वहाँ पे जहाँ पे टीनेज बच्चे हैं, कोई गलती कर जाते हैं और वो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो छोटी सी एग्जांपल है कि जब मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था तो रात 10 बजे मेरे घर का गेट लिटरली लॉक हो जाता था और मेरे दादा घर का गेट बंद करते थे। उसके बाद किसी के अंदर नहीं ये हिम्मत थी कि वो बाहर जाता या वहाँ बाहर से मेरा कभी कोई दोस्त आ सकता, बिकॉज सबको पता था कि शहाब साहब के दादा ने 10 बजे गेट बंद कर देना, इसके बाद जो भी आएगा उसको पहले दादा को के सवाल जवाब करने पड़ेंगे, उसके बाद शहाब तक एक्सेस मिलेगा। आज मेरे घर के गेट तो बंद हो रहे हैं किसी दर्जे में, लेकिन मेरा वाईफाई राउटर ओपन है, मेरा 3G 4G चल रहा है, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैंने अपने घर को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन मेरे घर वाले
किस तरीके से बाहर कनेक्टेड है। हमने देखा 2 साल पहले हुआ कि ईरान का जर्नल सिर्फ बाहर निकला है एयरपोर्ट से और पेंटागन से डायरेक्शन हुई है और वहां से रॉकेट फायर हुआ है और एग्जैक्टली उसकी गाड़ी के ऊपर जाके लगा है और विद इन फ्यू सेकेंड्स सब कुछ खत्म हो गया। सो मैं मोबाइल की लोकेशन ओपन करके, मोबाइल ऑन करके, 3G 4G सब ऑन करके अपने सर के बराबर में रख के सो रहा हूँ। मुझे सोचना चाहिए, ठीक है अभी आप सब यंग हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और आफियत वाले मामलात के साथ करे, लेकिन द वे वी आर गोइंग इज नॉट इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज हमारा यूज बहुत ज़्यादा हो गया है और इन चीज़ों की वजह से अब जो एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं आगे आने वाले वक्त में वो काफ़ी सीवियर हैं। तो अगेन वन लाइन आंसर, try to reduce its utilization, its use as minimum as possible. It is the only solution which we can do against all these technical things. जी वासिफ अजीज कोई क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन नहीं है, एक चीज़ जस्ट ऐड करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ ज़रूरी है, वो ये कि जो व्हाट्सएप के ऊपर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं ना, ख़ासतौर पे अपनी डिग्रीज और असनाद जो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से, वो प्लीज़ ना करें। क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, वो भाई साहब बेसिकली जब भी आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो ज़्यादा मसला होता है, तो वो किसी ऐसे केस में फंस गए थे जिसमें उनकी अपनी सिस्टर ने उनको अपनी डिग्री सेंड की हुई थी जस्ट फॉर सम कॉपी या वेरिफिकेशन, और उनको उसके जवाब देने के लिए मतलब बड़ी वो उनको नॉर्मल करार देना, अपने आप को प्रूव करना मुश्किल हो गया था। वो उनको एज एन एजेंट ट्रीट कर रहे थे और वो कुछ का कुछ हो गया। तो व्हाट्सएप के ऊपर जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, खासतौर पर डिग्रीज वगैरह के हवाले से, तो वो प्लीज़ ना शेयर किया करें, इसको अवॉइड करें, बड़ा मसला है। थैंक यू सो मच वासिफ, मैं इसी को ऐड करता चलूँ। आप तो व्हाट्सएप पे शेयर करने की बात कर रहे हैं, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि लोग, क्योंकि हम लोग इमोशनल फॉर्म में, लोग फर्द मुसर्रत से ना लिंक्डइन पर अपनी एक्चुअल डिग्रीज शेयर कर देते हैं, जी कॉन्ग्रेचुलेशन, फीलिंग वंडरफुल विद 48 अदर्स कि आज मैं फलानी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया हूँ, राइट। लिंक्डइन पर शेयर हो रहा है, फेसबुक पर शेयर हो रहा है, अपनी सर्टिफिकेशन शेयर कर रहे हैं। यू नेवर नो कि आपने पीएमपी किया है, पीएमपी का जो आपने सर्टिफिकेशन शेयर किया है लिंक्डइन पर चौड़े में आके उसको कोई मॉडिफाई करके कहीं और जमा करा दे, आपके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क हो सकता है, राइट। आपने कोई भी सर्टिफिकेशन की है, आप किस तरीके से कराइए, जरूर कराइए, किस तरीके से कराना है, किस इंफॉर्मेशन को हाइड करना है, किसको शो करना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। और खैर जिस तरफ अब हम जा रहे हैं इसमें आपकी प्रोटेक्शन सारी आपके हाथ में। अर्शद साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? जी सर, आपने ये जो अभी अपने दादा का किस्सा सुनाया था, मैं चूँकि थोड़ा सा और मजीद पुराना हूँ, तो हमारे यहाँ तो मगरिब के बाद सारे बच्चे घर में होते थे। अच्छा, अब एक जो आइडिया आपने मुझे दिया सर, आई मीन मैं चूँकि फादर हूँ, आई थिंक दरवाजा बंद करने से तो कुछ नहीं होगा, राउटर बंद कर देना चाहिए। अभी आइडिया आप रात को बच्चे जो हैं वो 2-2, 3-3 बजे तक, 1-1 बजे तक, जो हमें पता नहीं होता, हम तो सो रहे होते हैं, तो वो जो है वो व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो राउटर बंद कर देंगे तो मेरे ख्याल से, फिर मेरे ध्यान में आया कि 4G तो चल रहा होता है, तो जैमर भी खरीदना पड़ेगा एक। एक्चुअली टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है आगे कि वाकई में इन चीज़ों को देखना बहुत मुश्किल है। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये भी रिसेंट कुछ पिछले 2-2.5 साल के कुछ सर्टेन केसेस हैं जो भी हम लोगों ने फिक्स किए हैं, जिन्हों भी हमारी नज़रों से गुजरे हैं, जो बेसिकली हम एक ऐसी सोसाइटी में जो ऐसी चीज़ों को छुपा लेती है, कवर कर लेती है। हम लोग अभी इतने ओपन नहीं हुए बहुत सारी चीज़ों को लेके, हमारे यहाँ पे चीज़ें घरों की चारदीवारियों में हम बाहर नहीं निकलने देते। बट जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ऑब्वियसली चीज़ें मुश्किल हैं। और बात है सारी प्रोटोकॉल्स की, हमें प्रोटोकॉल सेट करने हैं। आज हमारी जिंदगियों में स्क्रीन का कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है। जिसका जब दिल चाहे मोबाइल लेके बैठ जाए, टैबलेट लेके बैठ जाए, लैपटॉप स्क्रीन लेके बैठा रहे, कितनी देर तक बैठा हुआ है वी डोंट नो। प्लस जब हम बात करते हैं इस तरह के गैजेट्स की, तो इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हमारे पास हैं, जो कि फिर आप अगर आपके बच्चे वगैरह हैं तो आप अपने उनके डिवाइसेस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी कंटिन्यूस रिपोर्टिंग आपके पास आ रही होती है। और इसके अलावा एक और चीज़ आप जो कर सकते हैं कि आप अपने राउटर्स वगैरह पे इस तरह के सॉफ्टवेयर्स इंटीग्रेट कर सकते हैं कि आपकी वेब मॉनिटरिंग हो रही हो, आपकी ट्रैफिक हो रही हो, और किसके डिवाइस पर क्या चीज़ जा रही है, किस तरीके से जा रही है, वो सारी चीज़ें भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि
शायद अगेन हम सब जो इस वक्त बात कर रहे हैं हम एक मेच्योरिटी की स्टेट पर आ चुके हैं, बट अभी वो बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस में हैं, अभी ओ लेवल्स में पहुंचे हैं, ए लेवल्स में कहीं आए हैं, वो उनके अंदर ये पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि वो कोई अपनी लाइफ में ऐसी मिस्टेक कर दें जो खुदा ना खास्ता आगे जाके उनके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस तरह की चीज़ों को देखें, और बिकॉज बाद में FIA वगैरह कुछ भी नहीं करती, I'm telling you, ठीक है, उनके पास करने को और बड़े बड़े काम है, और अगर अल्लाह ना करे कभी किसी को इस तरह के चक्करों में फंसना पड़े, बट ये इम्पोर्टेंट है कि हम खुद से ऐसे मेजर्स लें और चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हों, राइट। सो यहाँ तक आई होप कि हमारे पास हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट भी कर लिए हैं। अब अगर आप लोग मुझे ज़्यादा, मैं सिर्फ यहाँ पे एक 10 मिनट का ब्रेक लूँगा आप लोगों से, ठीक है, और हम 11:40 पर दोबारा रिज्यूम करेंगे और हम सेकेंड हाफ डिस्कस करेंगे जो कि डेटा गवर्नेंस का है, और उसके बाद हम कंक्लूजन डिस्कशन पे चलेंगे। सो इट्स अराउंड 11:28, लेट्स मेक इट 11:30, हम 11:40 पर इंशाल्लाह रिज्यूम करते हैं। थैंक यू सो मच।